स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बजट 2022-23 का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। बेसिकली मेरा टारगेट आपको बजट समझाना नहीं है। बजट 2022-23 आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको 75 वीडियो मिलेगा और उसमें आप आसानी से बजट को समझ सकते हैं, है ना। हमारा जो बेसिक टारगेट है वो ये है कि बजट का जो फैक्ट्स है उसको आप जेपीएससी मेंस एग्जाम में, क्योंकि अभी तो अपकमिंग मेंस आपका जेपीएससी ही है, जेपीएससी मेंस एग्जाम में कैसे यूज करें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो समस्या होता है ना स्टूडेंट लोगों का, वो यही होता है कि आंसर जो है ना वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अभी तो हम बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का आंसर देख रहे थे, है ना। आंसर राइटिंग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं करते हैं, उन लोगों का आंसर देख रहे थे तो मैक्सिमम आंसर जो रहता है वो ट्रेडिशनल रहता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ट्रेडिशनल आंसर जो रहता है ना, दो तरह का बेसिक आंसर होता है। एक ट्रेडिशनल आंसर होता है, एक करंट अफेयर से लिंक्ड आंसर रहता है, यानी कि वर्तमान परिदृश्य में को ध्यान में रखते हुए आंसर को लिखना। ठीक है, आप करंट से कोई चीज को लिंक करके जब आंसर लिखते हैं तो वो आंसर अपने आप में लाजवाब होता है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, या फिर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर आपका पॉलिटी हो, या फिर जो है आपका साइंस एंड टेक हो। हर एक जगह पॉसिबल है कुछ एग्जाम्पल को डालना, और एग्जाम्पल को जब हम लोग डाल करके आंसर तैयार करते हैं वो आंसर हमारा बहुत लाजवाब होता है और उसमें हमारा सॉलिड मार्क्स भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह का हैबिट है ना, जिसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है और जिसको हम लोग प्रैक्टिस के हेल्प से ही डाल सकते हैं, अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज बेसिकली हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेपीएससी जो मेंस होगा इसका जो आप लोग आंसर वगैरह लिखिएगा, इसमें बजट का क्या इंपॉर्टेंस है, बजट को कहां कहां लिंक किया जा सकता है। आपको बजट तो आपने देख लिया है ना, लेकिन जो हम आंसर वगैरह देख रहे थे ना, जैसे बजट से रिलेटेड जो अगर मान लीजिए बजट पूछ रहा है तो चलिए लिख दिए, लेकिन वो डेटा सबको ना आप अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी में लगा सकते हैं, है ना, साइंस एंड टेक में लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं। तो उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके आंसर में डियर स्टूडेंट्स बजट का डेटा है, आर्थिक सर्वेक्षण को आप डाल रहे हैं, विभिन्न सरकार का विभिन्न योजना को आप जो है लिंक कर रहे हैं, रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक वगैरह के का जो डेटा है उस सब को डाल रहे हैं, है ना, यानी कि आप अपने आंसर को जब रेफरेंस के साथ देते हैं, तर्क के साथ देते हैं, कोई चीज को बोलते हैं, है ना, तो वो जबरदस्त माना जाता है और उसी पे मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना टारगेट है वो यही है कि आपको समझा पाएं कि आप जो है बजट के डेटा को कैसे कहां कहां यूज कर सकते हैं, और आई होप सो कि आप जब इस सभी डेटा को अलग अलग जगह पर यूज कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए समझते हैं आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका बजट है, हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 को पेश किया। ठीक है, तो और इस बजट में जो है भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से आजादी के 75 वर्ष पूरे करने को चिन्हित किया। तो सवाल यह है कि भारत का आजादी का 75 वर्ष पूरा हो चुका है और भारत @100 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अगले 25 वर्षों के लिए भारत जो योजना को निर्धारित किया है ना, और इस 25 वर्ष का जो अवधि है @100 तक पहुंचने के लिए इस अवधि को अमृत काल के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अमृत काल के रूप में संदर्भित किया गया। तो बेसिकली ये जो बजट है, ये बजट आपका ये अगले 25 वर्ष के सरकार का जो योजना होगा, यानी कि भारत किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा, उसी का इस बजट को ब्लूप्रिंट बोला गया है। समझ गए? यानी कि बजट ओवरऑल जो है सो अगर आप एनालिसिस देखिएगा, द हिंदू का भी देखिएगा, तो बजट को बहुत अच्छा बोला गया है, हालांकि निम्न वर्ग के लिए, है ना, और कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में, है ना, के दृष्टिकोण से
थोड़ा सा गड़बड़ है, बट अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इसे बजट को बहुत अच्छा माना गया है। तो सवाल यह है कि हमारे काम का क्या है, इस बजट में हमारे काम का क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बजट का सबसे पहले आप समझिए कि प्राथमिकता क्या था, है ना। इस बजट का प्राथमिकता क्या है। इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने के लिए 4 प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि 4 प्रमुख प्राथमिकता है जिस पर फोकस किया गया है। और वो जो प्राथमिकता है ना, वो आपका बहुत जबरदस्त काम का है। उन सभी से रिलेटेड आपके सिलेबस में डायरेक्ट उसका डेटा लिंक होगा और आपको इनफैक्ट लिंक करना चाहिए। अभी जैसे जेपीएससी मेंस होगा, आप अपना आंसर लिखिएगा तो आप इसको लिंक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ना स्टूडेंट का सरदर्द होता है और इकोनॉमिक्स में वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत खतरनाक मार्क्स आता है, समझ गए। तो अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो आपका थोड़ा सा डेटा बेस्ड तो आंसर होना ही चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण, सूचकांक हो गया, उसके बाद बजट हो गया, इस सब का डेटा को आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था, ये बजट का क्या प्राथमिकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बजट का जो प्राथमिकता है, पहला तो है पीएम गति शक्ति। पहला प्राथमिकता आपका क्या है, पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति का जो है ना, इसको हम लोग कहाँ लिंकअप कर सकते हैं। तो सब इसमें अगर हम लोग बात करें, पीएम गति शक्ति में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है आपका जो बेसिक 7 इंजन, ठीक है, जिससे इसको गति प्रदान किया जाएगा, वो बेसिकली आपका क्या है। पहला तो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा एनर्जी, ठीक है। तीसरा बंदरगाह, विमानपत्तन, रेलवे। तो ये सब का सब जो है ना अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं है और इसको जो है ना आप लिंकअप कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई कहाँ पर लिंकअप कीजिएगा। तो आप देखिए, जब आप ज्योग्राफी का सेक्शन सी आइएगा, भारत के प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग, भारत के प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग, तो यहाँ पर ना आप परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक सेक्शन मिलेगा आपको, है ना। उसमें आप देखिएगा सड़क, रेल और जलमार्ग। सड़क, रेल और जलमार्ग है, तो यहाँ पर ना अगर क्वेश्चन फॉर्म होता है तो वहां पर आप इसका एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पर एक सवाल उठता है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कहाँ पर इसको लिंकअप होगा, लेकिन ये डेटा बहुत काम का है। और याद रखिएगा, अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो वैसे भी आप जो आंसर लिखते हैं तो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या सरकारी पहल, सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में किया गया पहल पे बात करते हैं। तो ये सब डेटा को ना आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट होगा, है ना। पीएम गति शक्ति को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कैसे कहाँ पर यूज करेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। दूसरा सेक्शन जो है आपका उद्देश्य नंबर 2, प्राथमिकता नंबर 2 आपका है समावेशी विकास। समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो अपने को इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन ही है ना। आप देखिएगा इकोनॉमिक्स में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट निकालिएगा इकोनॉमिक्स में तो आप देखिए समावेशी विकास का अभिप्राय 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास की नीति और रणनीति, ठीक है। तो समावेशी विकास का अभिप्राय और 11वीं और 12वीं योजनाओं के दौरान विकास की नीति और रणनीति। तो सवाल यह है कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपसे पूछेगा कि समावेशी विकास को परिभाषित कीजिए तथा 11वीं और 12वीं योजना के प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछ देगा तो मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में पूछता नहीं है क्वेश्चन, जो है ना लिंक करके पूछता है। और इकोनॉमिक्स में ना क्वेश्चन गेस करना हमेशा से टफ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जस्ट इसके पीछे अगर आप आइएगा इकोनॉमिक्स में ना, तो आप देखिएगा कि एक हमारा सेक्शन है बजट वाला। बजट के सिद्धांत, बजट के प्रकार, निष्पादन बजट, आधारित बजट, शून्य आधारित बजट और FRMD। तो ये जो आपका है, तो निष्पादन बजट और शून्य बजट, ये चलिए टिप्पणी में बहुत बार आया है, तो इस बार भी हो सकता है पूछे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए बजट के सिद्धांत को क्वेश्चन पूछना रहेगा तो हो सकता है कि बजट का सिद्धांत से क्वेश्चन लिंक करके पूछे।
आप लोग बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि पूछ देगा आपसे कि बजट के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए या व्याख्या कीजिए, ठीक है, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्वेश्चन तो लिंक करेगा ना। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? 40 मार्क्स का जो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को लिंक करेगा, तो क्वेश्चन को लिंक करेगा तो कैसे लिंक करेगा? तो जरूरी थोड़ी है कि एकदम टू द पॉइंट जो सिलेबस में लिखा है वही पूछेगा, वैसा पूछता भी नहीं है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि बजट के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछेगा बजट 2022-23 का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल या लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होगा, बताएं, ठीक है। यानी कि देखिए इसको, इस बजट को किससे लिंक कर दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से लिंक अप कर दिया, है ना। तो आप देखिए इसको आपको कैसे समावेशी विकास से, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से आप लिंक करके आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो है ना क्वेश्चन बनता है, समझ गए? तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन अलग अलग होगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा। क्लियर? तो यहाँ पर तो बजट तो इकोनॉमिक्स में धैर्य से यूज होगा, है ना, बहुत जगह स्कोप है। तीसरा जो इसका मेन मोटिव है, उद्देश्य है, प्राथमिकता है, वो क्या है? तो तीसरा उद्देश्य प्राथमिकता में है उत्पादकता वृद्धि और निवेश। उत्पादकता वृद्धि और निवेश को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट तो अपने सिलेबस में डायरेक्ट है, इससे रिलेटेड डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है अपना, ठीक है। उसके बाद है सूर्योदय के अवसर यानी कि सनराइज अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इसी में है आपका ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन, और इसी में है जलवायु, इसी में आपका जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो अब देखिए क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जो डेटा है, ठीक है, इसमें कार्बन को कम करने के बारे में बोला गया है ना, ऊर्जा ट्रांजिशन के बारे में बताया गया है। इसको ना हम लोग डायरेक्ट जो हमारा एनर्जी वाला सेक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस एंड टेक का, उसमें भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, समझ गए? या और एक हमारा ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा वाला सेक्शन है हमारा कहाँ पर? तो अब देखिएगा ज्योग्राफी में भी है, तो वहां पर भी इसको लिंक अप कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो सवाल ये है कि इससे क्या क्या कंटेंट बन सकता है और कहाँ कहाँ लिंकअप करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, है ना। इन सभी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस सब को जब आप लिंक करके अपना आंसर तैयार कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका दूसरे कंपैरिजन में अच्छा आंसर होगा और आपका सॉलिड मार्क्स आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक है आपका फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का वित्त पोषण। तो निवेश का जो वित्त पोषण है, ठीक है, निवेश वित्त पोषण, तो ये भी अपने इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ठीक है। इससे रिलेटेड डेटा को भी आप डायरेक्ट जो है सो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत काम का है। क्लियर? तो अभी जो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, और पार्ट वाइज हम कोशिश करेंगे कि आपको टोटल समझा दें कि कहाँ पर पीएम गति शक्ति को यूज किया जा सकता है, समावेशी विकास से डेटा को कहाँ यूज किया जा सकता है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा है उसको कैसे यूज किया जाता है, बहुत अमेजिंग फैक्ट सब बताएंगे आपको, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ लिंक करके बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा चीजों को, है ना। साथ में एमएसएमई के लिए जो है ना, एमएसएमई के लिए जो है सो आपका क्या क्या इस बार प्रावधान है बजट में, है ना, उसको कैसे यूज किया जाएगा, कहाँ पर यूज किया जाएगा, आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे और आप अपने आंसर में उसको डालिएगा, आपका बहुत सॉलिड जो है सो इफेक्टिव आंसर जो है सो आपका फॉर्म होगा। क्लियर? तो आज जो बेसिकली हम लोग समझने जा रहे हैं, तो आज एक हम लोग समझने जा रहे हैं जलवायु, आपका जल संसाधन। अब देखिए ज्योग्राफी में ना एक है आपका टॉपिक जल संसाधन, तो हम लोग बेसिकली जल संसाधन देखने जा रहे हैं। जल संसाधन में आप देखिएगा कि भाई जल संसाधन में कैसे लिंक कर सकते हैं, है ना, ज्योग्राफी में कैसे लिंक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में आप देखिए जल संसाधन में हमारा टॉपिक क्या है, उपलब्धता और उद्योग तथा दूसरे उद्देश्यों में इसका उपयोग, सिंचाई, जल संकट, ऊर्जा जल की, वर्षा जल की खेती की संरक्षण की विधि और जल छाजन, संभरण, प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध। तो ये जो आपका है ना उपलब्धता और उद्योग, दूसरे उद्देश्यों में जल का उपयोग, ठीक है, सिंचाई, जल संकट,
वर्षा जल की खेती में संरक्षण की विधि, है ना, और इससे संबंधित समस्या आदि, ये सब चीज जो डियर स्टूडेंट्स है ना, प्रबंधन, है ना, तो ये सब चीज में ना आप वर्तमान संदर्भ में क्या कार्य किया जा रहा है इसको लिंकअप कर सकते हैं। ये बजट का डेटा, सरकार के द्वारा क्या पहल है इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसको आप डाल सकते हैं अपने आंसर में। समझ गए? तो आपका आंसर ना ट्रेडिशनल आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वो काफी जो है सो यूजफुल होगा। तो चलिए समझ लेते हैं इस बजट में जल संसाधन से रिलेटेड क्या प्रावधान है। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझिए, मान लीजिए आपसे पूछ देता है जल के विविध उपयोग, जल के विविध उपयोग, ठीक है, आपके सिलेबस में है, आपसे मान लीजिए पूछता है। तो एक तो आप ट्रेडिशनली बोलिए कि भाई पहला तो सिंचाई में उपयोग होता है, पेयजल में इसका यूज होता है, जल शक्ति उत्पादन में जल का यूज है, विभिन्न उद्योग में यूज है, वनरोपण में यूज है, मनोरंजन में है, मत्स्य पालन में है, जल परिवहन में है ना, ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। समझ गए? लेकिन साथ में मान लीजिए आपको सिंचाई ही पर लिखने आ गया, ठीक है, सिंचाई भी हम लोगों को पढ़ना है, सिंचाई पर ही लिखने आ गया, तो आप ना डेटा को कैसे लिंकअप कीजिएगा, है ना, वर्तमान संदर्भ में, है ना, अभी के प्रेजेंट से कैसे लिंक करके अपना आंसर को ठोस बनाइएगा। ठीक है, यानी कि आप अगर मान लीजिए कुछ सुझाव देते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो उसके तर्क में कुछ अगर दीजिएगा, है ना, मान लीजिए बजट का एग्जाम्पल देते हैं तो बढ़िया माना जाएगा। जैसे मान लीजिए तो ट्रेडिशनल हो गया, जैसे सिंचाई में ही आप दिस दैट लिखे, है ना, जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं कि भाई सिंचाई में पानी का आवश्यकता पड़ता है, जैसे मान लीजिए 1 केजी गेहूं का उत्पादन के लिए लगभग 1500 लीटर जो है जल का आवश्यकता होता है। ठीक है, आप फैक्ट लिखिए कि भाई 1 केजी गेहूं का उत्पादन के लिए लगभग 1500 लीटर जल का आवश्यकता पड़ता है। वहीं अगर कंपेयर करें हम लोग चावल का खेती के लिए, है ना, धान का खेती में, तो 1 केजी के लिए इससे 3 गुना पानी का आवश्यकता होता है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल हो गया। लेकिन यहीं पे हम लोग लिंकअप कैसे करेंगे, अभी का बजट से, ध्यान दीजिएगा, सिंचाई को लिंकअप करेंगे, है ना। यही मान लीजिए आप पेयजल के बारे में लिखते हैं कि पेयजल का आपूर्ति जो है सो घरेलू उपयोग में होता है, ठीक है, खाना बनाने में होता है, साफ सफाई करने में होता है, ठीक है, इस सब में आप जल का उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, जल शक्ति उत्पादन के बारे में बताइएगा, वनरोपण के बारे में बताइएगा। इस बार बजट में इससे रिलेटेड क्या बात किया गया है, ठीक है, उसको आप समझिए। इस बार का जो बजट है इसमें श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कहा, क्या कहा भाई, कि 44,605 करोड़ की अनुमानित लागत वाली, ठीक है, कितना करोड़, ध्यान रखिएगा, 44,605 करोड़, ठीक है, 44,605 करोड़ की अनुमानित लागत वाली केन बेतवा संपर्क परियोजना, ठीक है, कौन सा, केन बेतवा संपर्क परियोजना, ठीक है, केन बेतवा संपर्क परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। समझ गए, केन बेतवा संपर्क परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये सरकार का एक पहल है ना, जो 2022-23 का बजट में ये प्रावधान किया गया, 44,605 करोड़ रुपया इसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा। तो सवाल ये है कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो इसका उद्देश्य है, पहला जो फायदा है वो ये है कि किसानों को 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई में सुविधा प्रदान होगा। ठीक है, कितना सिंचाई, कितना भूमि का होगा, याद रखिएगा, 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से, यानी कि सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा जो है सो ये आपका क्या है, बहुत बड़ा एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, इससे सिंचाई जो इंडिया में है ना, सिंचाई जो है एक बड़े स्तर पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू होगा। समझ गए, सिंचाई होगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन पे बढ़ेगा, मानसून पे जो डिपेंडेंट है ना, वो मानसून पे डिपेंडेंसी कम होगा। समझ गए। दूसरा जो हमारा पेयजल आपूर्ति है, तो पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में यहाँ इसमें बोला गया है कि भाई केन बेतवा परियोजना जो आएगा आपका, इसमें 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति मिलेगा। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट है 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगा।
पेयजल का आपूर्ति होगा। समझ गए ना, आपूर्ति होगा। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है, पेयजल का आपूर्ति होगा। समझ गए। तीसरा, 103 मेगावाट पनबिजली उत्पादन होगा। समझ गए ना, 103 मेगावाट पनबिजली उत्पादन होगा, पनबिजली उत्पादन होगा। ठीक है। चौथा जो इसमें प्रावधान किया गया है वो डिफाइंड किया गया 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो अब जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग जल संसाधन में ही लिंक अप करें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, नवीकरणीय ऊर्जा। समझ गए ना तो वहां पर अगर हम लोग को सौर ऊर्जा पढ़ना है ना, जल ऊर्जा पढ़ना है ना, पनबिजली के बारे में पढ़ना है, तो सवाल ये है ना, जल शक्ति उत्पादन के बारे में पढ़ना है। तो इस डेटा को हम लोग एक लाइन में वहां पर भी लगा सकते हैं, लिंक अप कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। आप लोग समझ पा रहे हैं बात? पूरा का पूरा कहानी थोड़ी लिखना है, इसको एग्जाम्पल के रूप में पुट करना है। यहाँ पे सौर ऊर्जा का बात किया जाएगा तो भाई हम लोग बोल देंगे भाई इस बार जो है ना 44,605 करोड़ का केन बेतवा परियोजना चला गया, इसमें 27 मेगावाट सौर ऊर्जा और 103 मेगावाट पनबिजली का जो है सो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ये भी एक प्रोजेक्ट है, इसको भी आप एग्जाम्पल में कहीं पर लिंक कर सकते हैं। बात समझ में आया? सरकार द्वारा किया गया पहल, ठीक है, सौर ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में किया गया कार्य, कैसे समस्या से निदान के लिए क्या किया जा रहा है अभी वर्तमान में, है ना, बहुत तरह का है ना, ऊर्जा संकट से बचने के लिए है ना, कैसे सौर ऊर्जा पर क्या फोकस किया जा रहा है, इस सब का एग्जाम्पल में सबको डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है जहां पर इन सब डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स 5 नदी को ना जोड़ने का बात बोला गया है इस बजट में। ठीक है, 5 नदी कौन कौन सा है आप लोग पढ़े होंगे बजट में। एक तो आपका है दमन गंगा पिंजाल, ठीक है, 5 नदी में संपर्क स्थापित करने का बात किया गया है। एक तो आपका दमन गंगा पिंजाल है, दूसरा आपका तापी नर्मदा है, तीसरा आपका गोदावरी कृष्णा को लिंक करने का बात किया गया है, चौथा कृष्णा पेनार और पांचवा आपका है पेनार कावेरी। ठीक है, इस सब को लिंक करने का बात किया गया है और बजट में बोला गया है कि भाई इसका डीपीआर जो है अंतिम रूप से तैयार कर दिया गया है और जैसे ही लाभार्थी राज्य, ठीक है, लाभार्थी राज्य जो है के बीच में आम सहमति बनेगा वैसे ही केंद्र सरकार जो है इसके क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर देगी। समझ गए? साथ में ये भी बोला गया है। इसके अलावा भी कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स सब है ना, जो कि कृषि से रिलेटेड है ना, अलग अलग जगह पे है। तो अब आप जब सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, और आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किसको कहाँ से कैसे लिंक करना है, और आपको तब आप क्या कीजिएगा ना, इस सबको लिख पाइएगा, यूज कर पाइएगा। एक्चुअल में पूरा का पूरा बजट का डेटा एक क्वेश्चन में नहीं लिखना है ना, बट जब हम लोग आंसर लिखते रहते हैं ना तो वहां पर आंसर के बीच में ना इस सब चीज को डाल देते हैं। समझ गए? तो हमारा बेसिकली उद्देश्य यही रहेगा। अभी तो हम जल संसाधन का एक छोटा सा टॉपिक आपको बताने की कोशिश किए हैं, है ना। आगे हमारा 3-4 लेक्चर आएगा जिसमें हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम आपको समझा पाए कि कैसे हम लोग समावेशी विकास को, एमएसएमई से रिलेटेड डेटा को कहां पर कैसे लिंक करें, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ बहुत शानदार आर्थिक सर्वेक्षण का भी डेटा है ना, और बजट का भी डेटा है। दोनों को लिंकअप करके कैसे आपको समझा दें ताकि आप उसको अपने आंसर में लगा पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे भी कुछ क्लास अमेजिंग होगा, तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, एक आंसर राइटिंग सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सेक्शन है ना जिससे क्वेश्चन को टू द पॉइंट गेस करना काफी कठिन होता है। और ये जो आपका सेशन होगा इकोनॉमिक्स वाला आंसर राइटिंग का जो सेशन होगा, इसमें बेसिकली होगा कि आपको हम समझा दे रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा,
ठीक है। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन बन सकता है ना, उस पर बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जो होगा आपको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं के बराबर होगा, टेक्निकल क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कैसे इसका आंसर फॉर्म करें। इससे एक तो जबरदस्त फायदा ये होगा कि आपका आंसर जो है सो वो फॉर्म होते चला जाएगा, है ना, आंसर फॉर्मेशन का आपको टेक्निक आ जाएगा, है ना। साथ में जब आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपके आंसर का रिव्यू मिलेगा, है ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आपको आंसर में सुधार लाना है, क्यों आपका नंबर कट रहा है, कहाँ कमी है, और उस कमी में जैसे ही आप सुधार कीजिएगा आपका एक बेहतर आंसर तैयार हो जाएगा। साथ ही जब आप डेली कम से कम एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन 30 डेज का टारगेट रहेगा, है ना, और डेली जब आप कम से कम एक क्वेश्चन लिखिएगा तो उससे एक तो फायदा ये होगा कि आपका फ्लो बन जाएगा और अगले 3 महीना में हम लोगों का ये टारगेट रहेगा कि हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म कर दें। और इससे बेसिकली आपका डेली एक क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट रहेगा, आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास रहेगा। इससे आपको यूपीएससी मेंस एग्जाम लिखने में काफी मदद मिलेगा। ये आंसर राइटिंग सेशन बेसिकली बहुत पहले से चल रहा है, इनफैक्ट मार्च 2021 से ही चल रहा है। इसको हम लोग दूसरा सेशन इसका जो है सो अक्टूबर में भी स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे अटेंड कर रहे हैं। अगर आप नए हैं और अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो आप एक बार जुड़ के देखिए। आई होप कि आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उत्तर लिखना जो है ना एक कला होता है। उत्तर लिखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और जब आप इस पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स सॉलिड आने लगेगा, है ना। कॉन्सेप्ट सबके पास रहता है, लेकिन जब मन से लिखना होता है ना तो वहां पर दिस दैट लिखा जाता है, टू द पॉइंट नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ये हैबिट है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए अमेजिंग शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेपीएससी एग्जाम। जेपीएससी एग्जाम जल्दी ही होगा, डेफिनेटली होगा, इसलिए आप लोग पूरे लगन परिश्रम से इसका प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, है ना। तैयारी में बिल्कुल कमी मत रखिए। एग्जाम काफी नजदीक है और मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।